हे गाइस, दिस इज आरजे एंड वेलकम टू आरजे एकेडमी जूनियर। आरजे एकेडमी जूनियर के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका फिर से एक बार मैं स्वागत करता हूँ। आज हम लोग बेसिकली लेक्चर नंबर 3 लेकर आए हैं आपके लिए फॉर द चैप्टर जर्नी इनसाइड द एटम। इस चैप्टर के 2 लेक्चर्स ऑलरेडी हो चुके हैं। आई होप कि आप लोगों ने स्टार्टिंग के 2 लेक्चर्स देख लिए होंगे। इस चैनल के ऊपर आपको किसी भी चैप्टर के लिए जो कुछ भी चाहिए वो सब कुछ आपको यहाँ पर मिलने वाला है। जैसे कि अभी जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं जर्नी इनसाइड द एटम, इस चैप्टर की आपको कंप्लीट थ्योरी लेक्चर्स मिलेंगे, है ना। यहाँ पर भैया वन शॉट गन शॉट नहीं, यहाँ पर लिटरली जो बच्चों को रिक्वायरमेंट होती है, जो आप लोगों को चाहिए होता है, जो आपको कंप्लीट थ्योरी आपको चाहिए होती है, वो कंप्लीट थ्योरी लेक्चर्स आप लोगों को यहाँ पर मिल रहे होंगे। इसी के साथ हर एक लेक्चर के बाद 2 टेस्ट भैया, एंड दैट टू लेवल वाइज, लेवल 1 एंड लेवल 2 टेस्ट। पहले एक बेसिक टेस्ट, उसके बाद एक सुपर हार्ड चैलेंजिंग टेस्ट आप लोगों के लिए हर एक लेक्चर के बाद डिज़ाइन किया गया है। तो 2 लेक्चर्स हो चुके हैं, इसका मतलब 4 टेस्ट ऑलरेडी ऐप के ऊपर अपलोड हो चुके हैं। आई होप कि आप लोगों ने वो सारे टेस्ट वहाँ पर दे दिए हैं। इसी के साथ साथ चैप्टर खत्म होने के बाद एक रैपिड रिवीजन आपको यहाँ पर मिलेगा, और चैप्टर पूरा कंप्लीट होने के बाद कंप्लीट चैप्टर का एक ग्रैंड टेस्ट भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। अब आज के इस लेक्चर में क्या बात करेंगे सर? तो आज के लेक्चर के अंदर हम लोग आपकी बहुत बड़ी कन्फ्यूज़न जो है ना वो हम लोग आपकी मिटाने वाले हैं। बिकॉज स्टार्टिंग से ही हम लोग बात कर रहे हैं पीरियोडिक टेबल की, हम लोग बात कर रहे हैं केमिकल सिंबल की, एलिमेंट के सिंबल की, और अभी तक जितने भी सिंबल्स हम लोगों ने यूज़ किए हैं, जितने भी सिंबल्स हम लोगों ने अभी तक यूज़ किए हैं, मैं आपके सामने काफ़ी सारे सिंबल्स यूज़ कर चुका हूँ। बहुत सारे एलिमेंट्स को कहाँ पर कैसे कैसे प्लेस करते हैं वो हम लोग सीख चुके हैं। जैसे कार्बन का सिंबल होता है सर 6 और 12, है ना। ओ का सिंबल होता है सर 8 और 16। सल्फर आपके पास होता है सर 16 और 32। मैंने फॉस्फोरस पढ़ा है सर, वो होता है 15 और 31। मैंने क्लोरीन भी पढ़ा है सर, वो आपने पढ़ाया कि सर 17 और 37 होता है, लेकिन कुछ कुछ बुक्स के अंदर मैंने यहाँ पर 17 और 35 भी देखा सर। तो इन दोनों में से कौन सा सही है, एक तो मुझे ये बताओ, एक तो मुझे ये डाउट रहता है। इसी के साथ साथ मैंने बहुत सारी बुक में ऐसा देखा है कि सर यहाँ पर ना क्लोरीन के ऊपर नंबर लिखा होता है 35.5, और जब मैंने ये देखा तो मैं बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो गया। कन्फ्यूज़ क्यों हो गया सर? कन्फ्यूज़ इसलिए हुआ बिकॉज आपने बताया था सर कि जो ऊपर नंबर लिखा होता है उसे बोलते हैं मास नंबर। मास नंबर को ए से रिप्रेजेंट करते हैं, और मास नंबर बराबर होता है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के। अब न्यूट्रॉन भी 1 2 3 4 5 6 होंगे, प्रोटॉन्स भी 1 2 3 4 5 6 मतलब इंटीजर होंगे। तो अगर मैं 2 इंटीजर को ऐड करूंगा तो यहाँ पर इंटीजर ही होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर ये फ्रैक्शन कैसे है, यहाँ पर ये डेसिमल कैसे है? एक तो ये मेरा कन्फ्यूज़न है। दूसरा कन्फ्यूज़न ये है कि सर क्लोरीन का ये सिंबल सही है या फिर ये वाला सिंबल सही है। तो आज इन्हीं डाउट्स को, सारे के सारे डाउट आपके दूर हो जाएंगे। प्लीज़ आप लोग लेक्चर को बिल्कुल स्टार्टिंग से बिल्कुल एंड तक कंप्लीट फॉलो कीजिएगा। एंड अगर आपने अभी तक स्टार्टिंग के लेक्चर नहीं देखे हैं भैया, तो लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 आपको ज़रूर देखना है, तभी आपको आज के लेक्चर के अंदर मज़ा आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के लेक्चर को। ज़्यादा टाइम यहाँ पर हम लोग वेस्ट नहीं करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे वाई इज़ क्लोरीन रिटन एज 13.5, 35.5। कई बार आपने देखा होगा क्लोरीन के ना ऊपर की तो नंबर लिखा होता है 35.5 यू। तो ये 35.5 यू कैसे आ गया सर? यू का मतलब मैंने समझाया था कि एक सिंगल क्लोरीन के एटम का जो वेट होता है वो अप्रोक्सीमेटली आपके पास ए यू के बराबर होता है, वेयर ए इज़ द मास नंबर। लेकिन क्लोरीन के केस के अंदर कई बार जो मास नंबर है वो 35.5 लिखा होता है। लेकिन क्या मास नंबर 35.5 हो भी सकता है? क्या मास नंबर हमेशा एक होल नंबर नहीं होना चाहिए सर? क्योंकि मास नंबर क्या होता है? मास नंबर बेसिकली होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो क्या हमारे पास, क्या कोई एटम हाफ प्रोटॉन या फिर हाफ न्यूट्रॉन रख सकता है? क्योंकि अगर वो हाफ नहीं है तो फिर यहाँ पर ये 35.5 यानी कि ये हाफ कहाँ से आया? सो जो आंसर है, द आंसर लाइज इन द कॉन्सेप्ट ऑफ आइसोटोप्स एंड देयर नेचुरल अबंडेंस। इन 2 चीज़ों के अंदर इसका जो आंसर है वो हमारा लाई करता है। तो आज के दिन हम लोग बेसिकली आइसोटोप्स एंड नेचुरल अबंडेंस के बारे में सीखेंगे कि किस तरीके से हम लोग एवरेज एटॉमिक वेट को निकालते हैं। सर ये क्या बोल दिया? तो चलिए आज के लेक्चर के अंदर हम लोग अपनी जो डिस्कशन है उसे बेसिकली हम लोग शुरू करें। देखिए, केमिस्ट्री के अंदर आप जितने भी एलिमेंट्स पढ़ रहे हैं, जितने भी एटम्स आप लोग पढ़ रहे हैं, ये एटम्स इंसान ने नहीं बनाए हैं। ये एटम्स, ये चीज़ें, ये ऑलरेडी इस अर्थ के एटमॉस्फेयर के अंदर हैं, इस अर्थ के सरफेस के ऊपर है। हम बस जगह जगह जाकर उनको डिस्कवर कर रहे हैं, जगह जगह जाकर उनको खोज रहे हैं। तो जब इंसान खोजने लगे तो हमने पाया कि क्लोरीन के कुछ एटम ये भी होते हैं और क्लोरीन के कुछ एटम ये भी होते हैं,
है ना। यानी कि मान लो कि अगर आपने क्लोरीन के 100 एटम्स का एक सैंपल लिया, कहीं से भी लिया हो, कहीं से भी आप क्लोरीन के 100 एटम का सैंपल लेंगे तो आपको उन 100 एटम्स के अंदर कुछ एटम्स ये मिलने वाले हैं और कुछ एटम्स वो मिलने वाले हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि सर 50% वो होंगे 50% ये होंगे। इट इज़ नॉट लाइक कि अगर 100 एटम लूंगा तो 50 ये और 50 ये, नहीं, इनके नंबर वेरी करते हैं। जनरली मेजोरिटी के अंदर आपको ये वाला क्लोरीन देखने को मिलेगा और ये क्लोरीन आपको देखने को मिलता है बेसिकली माइनॉरिटी में। हम अबंडेंस की बात करते हैं, लेकिन अगर मैं इन दोनों केमिकल सिंबल की बात करूं और इन केमिकल सिंबल से जो चीज़ें मैंने निकालनी लास्ट लेक्चर में सीखी थी, दैट इज़ प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स, जरा एक बार उनको निकालूं तो वो मैं कैसे निकालूंगा भैया। इस क्लोरीन के यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 17, यहाँ भी क्या है 17, तो दोनों ही केसेस के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या रहेंगे आपके पास 17 और 17 रहेंगे। ठीक है सर, मान लो कि ये भी न्यूट्रल है, ये भी न्यूट्रल है, अगर दोनों न्यूट्रल हैं तो इलेक्ट्रॉन्स भी क्या रहेंगे आपके पास 17 और 17 ही रहेंगे। अब रही बात किसकी भैया, न्यूट्रॉन्स की, तो न्यूट्रॉन्स कैसे निकालते हो, अच्छा सॉरी ये इलेक्ट्रॉन्स की बात करी थी मैंने। इलेक्ट्रॉन्स कितने रहेंगे आपके पास, प्रोटॉन्स के बराबर रहेंगे बिकॉज ये न्यूट्रल है। तो न्यूट्रॉन्स कैसे निकालते हो, न्यूट्रॉन्स क्या होता है सर, ऊपर वाले में से नीचे को माइनस करते हैं। तो यहाँ करेंगे 35 माइनस 17, ये आपके पास आएगा भैया 18, और यहाँ करेंगे 37 माइनस 17 और यहाँ पर कितना आएगा आपके पास आएगा बेसिकली 20। यानी कि अगर मैं इस टेबल की बात करूँ तो भैया नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स में आपको एक डिफरेंस देखने को मिला है, एक के पास 18 है और एक के पास कितने हैं भैया 20 है। सर एटॉमिक नंबर की बात करेंगे तो इसका भी कितना 17, इसका भी कितना 17, लेकिन मास नंबर की बात करेंगे तो इसका 35 और इसका क्या है भैया 37। यानी कि मास नंबर के अंदर भी आपको एक बदलाव देखने को मिलेगा, है ना। तो ऐसे दो एलिमेंट जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है लेकिन मास नंबर डिफरेंट होता है, ऐसे दो पर्टिकुलर केमिकल स्पीसीज को हम लोग क्या बोलते हैं, एक दूसरे का आइसोटॉप बोलते हैं, है ना। सेम एलिमेंट होना चाहिए यार, एलिमेंट की जो पहचान है ना वो पहचान होती है एटॉमिक नंबर से। अगर एटॉमिक नंबर सेम है तो भैया एलिमेंट सेम है। अगर इसका भी 17 है इसका भी 17 है मतलब दोनों क्या होंगे क्लोरीन, एलिमेंट क्या है सेम, दोनों एलिमेंट क्या है सेम। एलिमेंट की पहचान किससे है, उसके अंदर कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है, वो इन दोनों में क्या है सेम, मतलब ये एलिमेंट क्या है बेसिकली सेम, इनका एटॉमिक नंबर क्या है सेम, लेकिन इसके अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स डिफरेंट है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स डिफरेंट है। इसी की वजह से न्यूट्रॉन्स प्लस प्रोटॉन का जब सम करेंगे तो वो भी डिफरेंट आएगा, मतलब मास नंबर डिफरेंट आएगा। इनके डिफरेंट न्यूट्रॉन्स होते हैं और डिफरेंट क्या होता है भैया, इसका मास नंबर होता है। और ऐसे दो केमिकल स्पीसीज को हम लोग क्या बोलते हैं बेसिकली आइसोटॉप्स बोलते हैं। सो व्हाट आर आइसोटॉप्स, हाउ टू डिफाइन आइसोटॉप्स। Isotopes are the atoms of same element having the same atomic number but different mass number. Therefore they have the same number of protons but different number of neutrons. उनके न्यूट्रॉन्स में क्या होता है भैया डिफरेंट देखने को मिलता है। क्या सर सिर्फ क्लोरीन के आइसोटॉप लाई करते हैं, नहीं यार, जितने भी एलिमेंट आपके पास हैं बहुत सारे एलिमेंट के आइसोटॉप्स हैं। किसी के 2 आइसोटॉप्स हैं, किसी के 3 आइसोटॉप्स हैं, किसी के 4 आइसोटॉप्स हैं, और एक ऐसा एलिमेंट भी है जिसके 10 स्टेबल आइसोटॉप्स हैं। तो वो कौन सा है एलिमेंट जिसके 10 स्टेबल आइसोटॉप होते हैं, ये आंसर आपको नीचे आज कमेंट बॉक्स के अंदर छोड़ना है। मुझे पता चलेगा भैया कौन कौन बच्चा वीडियो देख रहा है, कौन कौन बच्चा मेरे इस बोले हुए क्वेश्चन का आंसर करना है, तो अपनी प्रेजेंट जरूर लगाइएगा। एंड ऐसा कौन सा एलिमेंट है जिसके 10 स्टेबल आइसोटॉप्स होते हैं, वो हाईएस्ट है भैया, है ना। 10 से ज़्यादा स्टेबल आइसोटॉप्स किसी के भी नहीं है। तो जो स्टेबल आइसोटॉप की बात करते हैं तो एक ऐसा एलिमेंट है जिसके 10 होते हैं, तो वो कौन सा एलिमेंट है वो आपको नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करना है, ठीक है। तो जनरली जो आपके पास 2 आइसोटॉप होते हैं उनका सिंबॉलिक पैटर्न कैसा होता है ना। एलिमेंट सेम है तो सिंबल सेम होगा भैया, ये भी एक्स तो ये भी एक्स। एटॉमिक नंबर भी क्या होगा भैया सेम, तो ये भी जेड और ये भी जेड, लेकिन मास नंबर डिफरेंट है। तो एक को बोल देते हैं A1, एक को बोल देते हैं A2, दोनों बराबर नहीं होने चाहिए। तो ये दोनों क्या होंगे आपके पास एक दूसरे के आइसोटॉप्स होंगे। ऑलवेज रिमेंबर केमिकल आइडेंटिटी डिपेंड्स ऑन प्रोटॉन्स नॉट ऑन न्यूट्रॉन्स, है ना। अगर प्रोटॉन सेम है तो केमिकल की आइडेंटिटी भी क्या होगी आपके पास सेम टू सेम रहेगी। हाइड्रोजन के देखिए आपके पास 3 अलग अलग आइसोटॉप्स होते हैं, इनके अलग अलग नाम भी हैं, जैसे कि H11 को हम बोलते हैं बेसिकली प्रोटियम, है ना, इसे क्या बोलते हैं प्रोटियम। इस H12 को क्या बोलते हैं बेसिकली ड्यूटेरियम, इसे क्या बोलते हैं ट्रीटियम, है ना। तो हाइड्रोजन के 3 अलग अलग आइसोटॉप हैं, इनके नाम भी दिए गए हैं। कार्बन के 2 आइसोटॉप हैं, इसे बोलते हैं कार्बन 12 आइसोटॉप, इसे बोलते हैं कार्बन 14 आइसोटॉप, क्योंकि इसका मास नंबर कितना है 12, इसका मास नंबर कितना है भैया 14।
तो इसका नाम कैसे पड़ा, कार्बन 12, कार्बन 14। सर इसका नाम ऐसे क्यों है, इसे H1, H2, H3 क्यों नहीं बोलते, बोल सकते हो, लेकिन इनका स्पेसिफिक नाम भी है, दैट्स इट, है ना। तो कुछ के नाम भी दे रखे हैं, कुछ के नाम नहीं दे रखे हैं। जिनके नाम हैं ऑफ कोर्स उनका ज़्यादा यूज़ होता होगा आगे जाकर, इसीलिए इनको नाम भी दिया गया है ना। हालांकि है ये तीनों ही हाइड्रोजन, है ये दोनों ही कार्बन, आइडेंटिटी दोनों की क्या है, बिल्कुल सेम है। आगे बढ़ते हैं। अब जरा आप एक बार यहाँ पर देखिए, है ना। सबसे पहले तो यार यहाँ पर जो डायग्राम बनाया गया है ना, इस डायग्राम के ऊपर आप लोग थोड़ा सा कम फोकस कीजिएगा। मतलब इसके जो डायग्राम है यहाँ पर ये ऑक्टेट टूल वाले, इसमें थोड़ी बहुत गलतियाँ हैं, है ना। इसीलिए आपको इस डायग्राम के ऊपर मेजरली फोकस नहीं करना है, लेकिन जो बाकी सारी बातें लिखी हुई है वो बाकी सारी बातें एकदम 100% सच हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देखिएगा, isotopes of same element having similar chemical properties because they have same atomic number। हम केमिस्ट्री के अंदर आगे बढ़ेंगे, हम लोग हर एक एटम की, हर एक एलिमेंट की केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे कि यार जिंक कैसे बिहेव करता है, आयरन कैसे बिहेव करता है, सोडियम कैसे बिहेव करता है, पोटेशियम कैसे बिहेव करता है। तो इनकी जो केमिकल रिएक्टिविटी होती है, जो इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती है, वो बेसिकली डिपेंड करती है कि इनके अंदर कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। एंड टू बी वेरी स्पेसिफिक, इनकी आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उस पर डिपेंड करती है। सर ये शेल क्या होता है, सर ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है, तो इसी लेक्चर के अंदर आगे जाकर हम लोग सीखेंगे कि ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ये न्यूक्लियस के अराउंड शेल्स के अंदर फील्ड होते हैं, और किसी भी एटम के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है वहाँ से आप उसकी केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में डिफाइन करते हो। खैर उन सब बातों को आगे डिस्कस करेंगे। मोटी बात यह है कि जो केमिकल प्रॉपर्टी है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर डिपेंड करती है, और अगर इलेक्ट्रॉन्स का नंबर सेम है तो फिर आपके पास प्रॉपर्टी भी क्या होगी भैया, उनकी सेम होगी। और हम बात कर रहे हैं न्यूट्रल एटम की। न्यूट्रल एटम के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन्स उतने क्या होते हैं भैया, प्रोटॉन्स। यानी कि अगर किसी के सेम एटॉमिक नंबर है, मतलब सेम नंबर ऑफ क्या होगा भैया, प्रोटॉन्स। इसका मतलब क्या होगा, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी होगा। एंड देयरफॉर दे हैव सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड द सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। और अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम है तो उनकी केमिकल प्रॉपर्टी भी क्या होगी, बेसिकली बिल्कुल सेम होगी। यानी कि क्लोरीन के जो आपको यहाँ पर ये दो आइसोटोप दिखाई दे रहे हैं, इन दोनों की केमिकल रिएक्टिविटी एकदम सेम होगी, क्योंकि इन दोनों के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिल्कुल सेम है, राइट। अगर बात की जाए इस दोनों क्लोरीन की, दोनों का एटॉमिक नंबर कितना होगा भैया, 17, सेम होगा, है ना। दोनों के अंदर इलेक्ट्रॉन्स भी कितने होंगे, सेम होंगे, 17 ही होंगे। और इनके जो आखिरी शेल में इलेक्ट्रॉन्स है वो कितने होते हैं, बेसिकली 7 होते हैं। ये निकालना हम बाद में सीखेंगे, लेकिन ये भी क्या होंगे, आपके पास सेम होंगे। इनकी कॉन्फ़िगरेशन भी क्या होगी, 287, ये भी हम आगे निकालना सीखेंगे। जब सीख जाएंगे तो आपको ये बहुत आसान लगेगा, क्योंकि दोनों का सेम है तो दोनों की केमिकल प्रॉपर्टी भी क्या होगी, आपके पास सेम होगी। इस चीज़ का भी आप लोगों को यहाँ पर ध्यान रखना है, दैट सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गिव्स सिमिलर केमिकल बिहेवियर। सेम केमिकल बिहेवियर आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। अच्छा, एक और बात इंपॉर्टेंट यहां पर यह है दैट देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज में डिफर स्लाइटली बिकॉज देयर मासेस आर डिफरेंट, है ना। उनका जो मास है वो डिफरेंट है। इसका मास कितना होगा, 37 AMU, इसका कितना होगा, 35 AMU, थोड़ा डिफरेंस है उसके अंदर। तो फिजिकल प्रॉपर्टी थोड़ी सी अलग हो सकती है ना। लेकिन जो केमिकल प्रॉपर्टी है वो आपके पास क्या रहेगी, बिल्कुल सेम रहेगी, बिकॉज दे हैव सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ क्लोरीन एग्जिस्ट एज नेचुरल मिक्सचर। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग के अंदर भी कहा कि अगर मान लो आप कहीं से क्लोरीन का सैंपल लेकर आते हो तो ऐसा नहीं होता है कि उस क्लोरीन के सैंपल के अंदर सारे के सारे एटम एक जैसे हो। कुछ आपके पास होंगे भैया 35 वाले, कुछ आपके पास क्या होंगे, 37 वाले होंगे। अब नेचर के अंदर नेचुरली आपके पास ये कुछ इस हिसाब किताब से होता है कि अगर आप कहीं से भी कोई सैंपल लेकर आते हो तो उसके अंदर 75% अप्रोक्सीमेटली 35 Cl होता है और 24%, है ना, 25% बोल सकते हो अप्रोक्सीमेटली 37 Cl होता है। मतलब ऐसा नहीं है कि आधे ये आधे ये। अगर आप 100 लेकर आओगे तो उसमें अप्रोक्सीमेटली 75 ये होंगे और 25 ये होंगे। इस तरीके से आपके पास क्या होता है भैया, इनका डिस्ट्रीब्यूशन होता है। अब सवाल ये है कि सर अगर मैं एक सैंपल ले आऊँ, उस सैंपल के अंदर 35 वाले भी हैं, 37 वाले भी हैं, तो अगर मुझे कोई भी न्यूमेरिकल करते वक्त क्लोरीन का मास लेना पड़ जाए तो मैं क्या लूँ, मैं 35 AMU लूँ या फिर मैं 37 AMU लूँ? इन दोनों में से क्या लूँ भैया मैं? अब दिक्कत हो गई। अब जब दिक्कत हुई तो क्या करोगे आप, एवरेज लोगे। सर इन दोनों का एवरेज ले लो। तो एक बच्चे ने क्या किया, एक बच्चे ने किया ये सर 35 + 37 ÷ 2, आंसर आ गया भैया 36।
तो सर 36 ले लूँगा मैं, बिकॉज इन दोनों की एवरेज क्या आएगी यार, 36 AMU आएगी। लेकिन मैंने तो 35.5 देखा है, एवरेज कितनी आई 36 आई, बट मैंने 35.5 देखा है। क्योंकि आप जो एवरेज ले रहे हो उस एवरेज के हिसाब से जितना 35 वाला क्लोरीन है उतना ही 37 वाला क्लोरीन भी होना चाहिए था। लेकिन एक्चुअली में 76% के अराउंड या फिर 75% के अराउंड 35 Cl है, और ये जो 37 Cl है ये सिर्फ और सिर्फ 25% है। तो इनकी अबंडेंस कितनी है उसका भी रोल होना चाहिए था। आप सिंपली इसको ऐड करके डिवाइड बाय 2 नहीं कर सकते, बिकॉज इसके अंदर फिर आपने अबंडेंस का इस्तेमाल नहीं किया है। तो अबंडेंस का भी इस्तेमाल करोगे तभी जाकर आप लोग अपना एवरेज निकाल पाओगे। तो अबंडेंस का यूज करके कैसे हम एवरेज निकालते हैं वो मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड पे सिखाऊंगा, लेकिन यहाँ पर ध्यान रखो, अ नेचुरल सैंपल डज नॉट कंटेन ओनली वन टाइप ऑफ क्लोरीन एटम। नेचर में कहीं से भी आप क्लोरीन का सैंपल लाओगे तो आपको सिर्फ एक टाइप के एटम्स नहीं मिलेंगे। अगर सारे के सारे 35 वाले होते तो वेट कितना होता, 35 होता। अगर सारे के सारे 37 वाले होते तो वेट क्या होता, 37 होता। अगर आधे ये आधे वो होते तो वेट में एवरेज 36 ले लेता। लेकिन ये आधे आधे नहीं है भैया, ये 76% है, वो 24% है। तो इसीलिए हमें इसका एवरेज वेट जो है वो कैलकुलेट करना पड़ेगा। बिकॉज नेचुरल क्लोरीन इज अ मिक्सचर ऑफ आइसोटोप्स, वी यूज द वेटेड एवरेज ऑफ देयर मासेस अकॉर्डिंग टू देयर अबंडेंस। उनकी कितनी अबंडेंस है उसको भी तजव्वू देनी पड़ेगी। दिस गिव्स द एवरेज एटॉमिक मास शोन इन द पीरियोडिक टेबल। आपने जो अपने घर पर टेबल देखी है उसमें जो फ्रैक्शन में लिखा हुआ है 35.5 वो वेटेड एवरेज वेट है, जिसके अंदर अबंडेंस का रोल भी लिया गया है। जैसे कि अगर हम बात करें क्लोरीन 35 की, इसका वेट कितना हुआ भैया, 35U हुआ। अगर बात करूं क्लोरीन 37 की, वेट क्या हुआ, 37U हुआ। इसकी अबंडेंस क्या है, 75.77%। इसकी कितनी है, 24.23%। तो वेटेड एवरेज कैसे निकालते हैं, इसका वेट कितना है भैया 35 मल्टीप्लाई बाय इसकी अबंडेंस कितनी है भैया 75.77। क्या किया मैंने, दोबारा देखो भैया, दोबारा देखो। पहले वाले का वेट कितना है 35, तो क्या किया 35, इसकी अबंडेंस क्या है 75.77, मल्टीप्लाई किया 75.77 से, प्लस करूंगा। इसका वेट 37, इसकी अबंडेंस 24.23, तो 37 को मल्टीप्लाई किया इससे, दोनों चीज़ों को ऐड किया, डिवाइड बाय 100। जब मैं इसको पूरा सॉल्व करूंगा तो मेरा आंसर आएगा 35.5U अप्रोक्सीमेटली। एंड इसीलिए इसी को आप लोग देखते हो। अब ये कोई तुक्का नहीं मारा हुआ है मैंने भैया, ये मैंने 35 37 का मिडिल पॉइंट नहीं लिया है, ये मैंने अच्छे तरीके से कैलकुलेट किया है, अबंडेंस को रोल में लेके मैंने इसे कैलकुलेट किया है। सो एवरेज एटॉमिक मास इज अ वेटेड एवरेज, नॉट अ सिंपल गैस। कोई तुक्का नहीं मारा है मैंने, ये मैंने आराम से कैलकुलेट किया है भैया, ध्यान से देख सकते हो आप इससे। एंड क्योंकि आइसोटोप्स प्रेजेंट होते हैं, उनका अलग अलग वेट होता है, अबंडेंस अलग अलग है, तो जब मैंने वेटेड एवरेज निकाला तो वो मेरे पास क्या निकल कर आ गया, डेसिमल के अंदर निकल कर आ गया। इसीलिए डेसिमल के अंदर कभी कभी आपको क्लोरीन सिंबल देखने को मिल जाता है। अगर ये बात समझ में आई है तो मतलब आपको लेक्चर पसंद आया तो भैया लाइक ज़रूर करना चाहिए, शेयर करिए अपने सभी क्लासमेट्स को भी कि भैया यहाँ पर पूरी केमिस्ट्री को डिटेल में आपको पढ़ाया जा रहा है। एंड अगर आप लोग चैनल के ऊपर नए हो, आप चाहते हो कोई भी अपडेट मिस ना करो, तो चैनल को सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करो ताकि सभी अपडेट्स आपको टाइमली भी मिलती रहे। अब एक और चीज़ बड़े ध्यान से देखिएगा, कई बुक्स में आपने कई बार ऐसे देखा हुआ मिलेगा कि क्लोरीन सिंबल लिखा होगा, नीचे लिखा होगा 17, ऊपर लिखा होगा 35.5। कई जगह इसको ऐसा लिख देते हैं, बट ये लिखना बिल्कुल गलत है, क्योंकि केमिकल सिंबल जब आप लिखते हो तो वहाँ पर नीचे एटॉमिक नंबर होता है, ऊपर मास नंबर होता है। ये किसी एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक आइसोटोप का ही होता है। इसीलिए लास्ट लेक्चर के अंदर भी जब मैं पढ़ा रहा था तो आपने कई जगह देखा होगा फॉर अ स्पेसिफिक आइसोटोप सिंबल ये है, फॉर अ स्पेसिफिक आइसोटोप सिंबल ये है। जब भी हम किसी सिंबल को लिखते हैं ना तो वो एक स्पेसिफिक आइसोटोप का होता है ना। कभी भी वेटेड एवरेज वेट को हम ऐसे यहाँ पर बीच में नहीं लिख देते हैं, है ना। इस तरीके से हम केमिकल सिंबल को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, क्योंकि अगर ये केमिकल सिंबल है तो भैया नीचे एटॉमिक नंबर है, ऊपर मास नंबर है, जो कि आपके पास होल नंबर ही होना चाहिए, है ना। सो अगर हम बात करें मास नंबर की, सो बिलोंग्स टू वन स्पेसिफिक आइसोटोप, इट इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स।
इट इज़ ऑलवेज अ होल नंबर। फॉर एग्जाम्पल, या तो यहाँ पर 35 होता या फिर यहाँ पर 37 होता। लेकिन जब हम बात करते हैं एवरेज एटॉमिक मास की, तो एवरेज एटॉमिक मास को ऐसे सिंबल की फॉर्म में बेसिकली नहीं लिखते हैं। इट रिप्रेजेंट्स अ नेचुरल मिक्सचर ऑफ आइसोटोप्स। आइसोटोप्स का नेचुरल मिक्सचर होगा, उसका वेट कितना है वो यहाँ पर होता है वेटेड एवरेज ऑफ आइसोटोपिक मास। इट इज अ वेटेड एवरेज ऑफ आइसोटोपिक मास। इट मे बी इन डेसिमल, है ना, एवरेज डेसिमल में आ भी सकती थी, एवरेज डेसिमल में नहीं भी आ सकती थी, ठीक है, उस हिसाब से भी यहाँ पर बातचीत आपके पास होती है। सो ध्यान रखिएगा, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एवरेज एटॉमिक मास इज नॉट अ मास नंबर। एवरेज एटॉमिक मास मास नंबर नहीं है। मास नंबर तो होल नंबर ही होना चाहिए। मास नंबर आप किसी एक स्पेसिफिक आइसोटोप के लिए डिफाइन करते हो। जब आप किसी मिक्सचर की बात करोगे, किसी मिक्सचर ऑफ आइसोटोप की बात करोगे, तो उस केस में आप क्या निकालते हो, यहाँ पर वेटेड एवरेज ऑफ आइसोटोपिक मासेस को निकालते हो, ठीक है। ऐसे ही आप लोगों को क्या निकालना पड़ता है, हमेशा आइसोटोप्स का मास ही निकालना पड़ता है। अब इसके बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको मिलेंगे लास्ट के अंदर। मैं आपको कुछ क्वेश्चंस देता ही हूँ हमेशा ना, जैसे लास्ट लेक्चर के अंदर मैंने आपको क्वेश्चंस दिए, लेकिन आपको नीचे कमेंट बॉक्स में हर बार कमेंट करना है कि सर मैंने ये वाला क्वेश्चन किया, मुझे यहाँ पर ये वाला डाउट है। यूट्यूब का भी ना आप ठीक तरीके से अगर आप इस्तेमाल करें तो आप यहाँ से बहुत बढ़िया अपनी 9th 10th कर सकते हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से। पूरा डिटेल के अंदर मैं आपको करा रहा हूँ, लेकिन सिर्फ मेरे कराने से बात नहीं बनेगी, आपको भी साथ साथ सारे के सारे क्वेश्चंस साथ साथ प्रैक्टिस करते हुए चलना है। हर एक चीज़ आपको साथ में प्रैक्टिस करते हुए चलनी है। अब जिस तरीके से आइसोटोप्स होते हैं, सेम उस तरीके से आपके पास आइसोबार भी होता है। तो सर व्हाट आर आइसोबार? आइसोबार थोड़ा सा उसका उल्टा होता है ना। आइसोबार आर द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। ये बड़ा इंपॉर्टेंट डिफरेंस है आइसोटोप्स एंड आइसोबार में। जब हम आइसोटोप की बात कर रहे थे, ध्यान रखिएगा, जब हम आइसोटोप्स की बात कर रहे थे तो आइसोटोप्स के अंदर आपके पास सेम एलिमेंट था, ये भी क्लोरीन और ये भी क्लोरीन, दोनों की पहचान सेम थी, क्योंकि दोनों का एटॉमिक नंबर क्या था, आपके पास सेम था। जब तक एटॉमिक नंबर सेम है, आपके एटम्स की पहचान भी क्या रहेगी भैया, सेम रहेगी। तो आइसोटोप्स सेम एलिमेंट के होते हैं, आइसोटोप सेम एलिमेंट के होते हैं। जैसे कि आपने यहाँ पर कहा ये हाइड्रोजन के आइसोटोप्स हैं, ये कार्बन के आइसोटोप्स हैं, वो क्लोरीन के आइसोटोप्स थे। तो आइसोटोप सेम एलिमेंट के होते हैं, लेकिन जो आइसोबार है वो डिफरेंट एलिमेंट के होते हैं। आइसोबार्स आर एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैविंग द सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। लास्ट वाले में क्या था, लास्ट वाले में था सेम एटॉमिक नंबर डिफरेंट मास नंबर। इस वाले में उल्टा है, इस वाले में क्या है, सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। और अगर एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो गए तो आपके एलिमेंट की पहचान भी क्या हो गई, अलग अलग हो गई। इसीलिए यहां पर क्या है, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट। फॉर एग्जांपल आर्गन और कैल्शियम की बात कर लेते हैं। आर्गन का एटॉमिक नंबर होता है 18 एंड कैल्शियम का होता है 20, लेकिन दोनों का जो मास नंबर है वो क्या है भैया, सेम, एंड दैट इज 40 एंड 40। दैट मीन्स आर्गन एंड कैल्शियम दे आर आइसोबार ऑफ ईच अदर। दे आर व्हाट, दे आर आइसोबार ऑफ ईच अदर। अगर बात की जाए आर्गन की, तो यार आर्गन का एटॉमिक नंबर कितना था, 18, इसका क्या है 20 है। व्हाट इज द मास नंबर, 40 एंड 40। न्यूट्रॉन्स कितने आएंगे भैया इसके अंदर, यहाँ पर आए 22, यहाँ पर कितने आए 20, एंड हाउ मेनी प्रोटॉन्स। जो एटॉमिक नंबर होगा वही क्या होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होगा। तो यहाँ तो प्रोटॉन्स भी अलग अलग हैं, न्यूट्रॉन्स भी अलग अलग हैं, कोई बात नहीं, ठीक है, क्योंकि प्रोटॉन्स अलग अलग हैं इसीलिए इनकी आइडेंटिटी भी क्या है, अलग अलग है, एलिमेंट भी क्या है आपके पास, ये अलग अलग है। सो ध्यान रखिएगा, आइसोटोप्स दे बिलोंग टू सेम एलिमेंट एंड आइसोबार्स दे आर डिफरेंट एलिमेंट्स। दे आर व्हाट, दे आर डिफरेंट एलिमेंट्स, ठीक है। ये बेसिक सी बात होती है। ऐसे ही दो टर्म आपके पास और भी है, हालांकि ये क्लास 9th और 10th की एनसीईआरटी के अंदर नहीं है। तो क्लास 9th के अंदर किसी भी एग्जाम के अंदर आपके हाफ ईयरली में, यूनिट टेस्ट में, कहीं पर भी ये टर्म्स आपसे नहीं पूछेगा। लेकिन अगर आप लोग फाउंडेशन क्लासेस के स्टूडेंट हो, अगर आप लोग थोड़ा सा जेई और नीट की तैयारी कर रहे हो, तो उस केसेस के अंदर आपको ये दो टर्म पता होनी चाहिए, दैट इज आइसोटोन्स एंड आइसोडाइफर्स। लिखा भी हुआ अलग से भैया, फाउंडेशन एडवांस टॉपिक है, नॉर्मल क्लास 9th एक्सप्लोरेशन का टॉपिक नहीं है, ठीक है। तो अगर आप नॉर्मल स्कूल स्टडी कर रहे हो तो आप इस टॉपिक को बिल्कुल छोड़ सकते हो, लेकिन दो तीन बातें जाननी है बस, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, इसको भी जान ही लेते हैं यार। क्या होता है आइसोटोन्स, व्हाट आर आइसोटोन्स? एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैविंग सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। अगर दो अलग अलग एलिमेंट हैं और उनके अंदर न्यूट्रॉन का नंबर सेम आ जाए, जैसे यार कार्बन 614 की बात करूं, ये मैंने लिया कार्बन का 14 आइसोटोप, ये मैंने लिया नाइट्रोजन का 15 आइसोटोप। अगर इसके अंदर बात की जाए तो 14 - 6 कितना आएगा, 8,
इसमें कितने न्यूट्रॉन्स हैं आपके पास? 8 है। इसके अंदर कितने होंगे यार? 15 माइनस 7 कितना आएगा? 8। तो अब इन दोनों के अंदर क्या आ गया? सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। और अगर सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं सो दे आर आइसोटोन्स ऑफ ईच अदर। दैट्स इट, इतनी सी बात होती है ना। आइसोटोन क्या करता है? आइसोटोन कंपेयर न्यूट्रॉन्स। क्या करता है? आइसोटोन कंपेयर न्यूट्रॉन्स। सबसे पहले आपने पढ़ा आइसोटोप, सेम एटॉमिक नंबर डिफरेंट मास नंबर। फिर आपने पढ़ा आइसोबार, सेम मास नंबर डिफरेंट एटॉमिक नंबर। अब आपने पढ़ा आइसोटोन, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ऐसे ही एक होता है आइसोडाइफर्स। इसमें क्या होता है? सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एक्सेस। सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एक्सेस मतलब न्यूट्रॉन निकालो इस एटम के अंदर भी, न्यूट्रॉन निकालो उस एटम के अंदर भी, न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन करो, न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन करो, और अगर वो नंबर सेम आ गया दैट मीन्स आपके पास क्या है? दे बोथ आर आइसोडाइफर्स। सिंपल सी बात, आपको देखो समझाता हूँ। व्हाट इज द डेफिनेशंस? एटम्स हैविंग सेम न्यूट्रॉन एक्सेस दैट इज n माइनस जेड, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। z क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ही होता है। फॉर्मूला क्या है? n माइनस का z। अच्छा n क्या होता है? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। इसको आप a माइनस जेड भी लिख सकते थे। n क्या बन जाएगा? a माइनस जेड, माइनस जेड यहाँ पर ऑलरेडी है तो इसी चीज को आप a माइनस का 2z भी कर सकते हो। तो या तो n माइनस जेड बोल लो, दिस इज इक्विवेलेंट टू a माइनस 2z। दोनों बातें क्या है? बिल्कुल सेम है। मैंने प्रूव कर दिया है। हालांकि आपकी ज़्यादा सिलेबस की बात भी नहीं है, आप इसको छोड़ भी सकते हो, बट फिर भी आप देख सकते हो। एटम्स हैविंग सेम न्यूट्रॉन एक्सेस कैसे निकालते हो? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स यानी कि एटॉमिक नंबर। जैसे कि मान लो मेरे पास आइसोटोप है ऑक्सीजन का 17 वाला। जैसे O का 16 होता है वैसे O का 17 भी होता है, ठीक है। तो इसके अंदर मान लो मैं पहले निकालूंगा a माइनस जेड, मतलब मैं पहले क्या निकाल रहा हूँ? मैं निकाल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। कितने आएंगे भैया? वो 17 माइनस 8 कितना आ गया भैया? 9। अब निकालूंगा न्यूट्रॉन एक्सेस, वो कैसे निकालूंगा? n माइनस जेड, n माइनस जेड, n माइनस जेड। n क्या है? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। कितने आए भैया? वो 9। z क्या है? एटॉमिक नंबर। कितना? बेसिकली 8। तो 9 माइनस 8 कितना आएगा? 1 आएगा। ये सेम मैंने करा फ्लोरीन 19 के लिए भी। पहले मैं निकाला नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, कैसे निकालूंगा? 19 माइनस 9 कैसे आएगा भैया? 10। अब निकालूंगा न्यूट्रॉन एक्सेस, वो क्या बन जाएगा? वो बन जाएगा n माइनस जेड यानी कि 10 माइनस 9 क्या आएगा? 1। तो ये भी 1 और ये भी कितना आ गया भैया? 1। दैट मीन्स दीज टू आर आइसोडाइफर्स ऑफ ईच अदर। यहाँ पर भी एलिमेंट क्या है? देखो अलग अलग। यहाँ पर भी एलिमेंट क्या है? देखो अलग अलग। यानी आइसोटोन्स में, आइसोडाइफर्स में एलिमेंट क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। आइसोबार में एलिमेंट क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। आइसोटोप में एलिमेंट क्या होते हैं? सेम होते हैं, बिकॉज वहाँ पर एटॉमिक नंबर क्या होता है भैया? सेम होता है। जहाँ पर एटॉमिक नंबर सेम होता है ना, वहाँ पर आपके पास अपने उस एलिमेंट की पहचान भी क्या रहती है? आपके पास सेम ही रहती है। तो ज़्यादा कुछ नहीं सीखा भैया आज हम लोगों ने, ना। बड़ी सिंपल सिंपल सी कुछ टर्म सीखी है। व्हाट आर आइसोटोप्स? सेम एटॉमिक नंबर डिफरेंट मास नंबर। आइसोबार मास नंबर सेम रहेगा, एटॉमिक नंबर चेंज करेगा। आइसोटोन्स नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स सेम रहते हैं आइसोटोन के अंदर। और आइसोडाइफर्स न्यूट्रॉन एक्सेस क्या रहता है? आपके पास सेम रहता है। बाकी सब वैल्यू यहाँ पर चेंज होती है, वो यहाँ पर भी चेंज होगी, वो वहाँ पर भी चेंज होगी। ये चीज़ हम लोगों ने सीखी है। आज का एक क्विकर वन, ये क्विकर वन है, ये आपको नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर भैया डालना है, ठीक है। सवाल क्या है? क्लासीफाई ईच पेयर एज आइसोटोप्स, आइसोबार, आइसोटोन, आइसोडाइफर और नन ऑफ दीज। तो ये मैंने कुछ नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 बड़ी मेहनत से बनती है भैया ये स्लाइड्स। तो ये जो क्वेश्चन है ना, ये जो मैंने आपको यहाँ पर एक क्विक चैलेंज दिया है, इसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करना है। बाकी आप सबको पता है, आरजे एकेडमी की ऐप को डाउनलोड करो भैया, है ना। एनसीईआरटी चैंपियन क्लास 9th के कोर्स के अंदर जाइएगा, वहाँ पर आपको इस तरीके से प्रैक्टिस शीट भी मिलती है। जो भी हम लोग पढ़ते हैं, मैं उसके रिगार्डिंग आपको बहुत सारे क्वेश्चन वैसे ही फ्री में दे रहा हूँ भैया, है ना। जैसे कि ये देखो, ये आपको टेबल में नहीं है, टेबल आपको कंप्लीट करनी पड़ेगी। वहाँ पर देखो काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं। उसके बाद ये अलग टाइप की रीजनिंग के क्वेश्चन आपके सामने आ गए। ये आपके पास क्या आ गए भैया? प्रैक्टिस फॉर स्पॉट द मिस्टेक्स, मिस्टेक आप इसके अंदर ढूंढिएगा कहाँ पर क्या मिस्टेक करी गई है। प्रैक्टिस 5 हायर ऑर्डर चैलेंज वर्कशीट, ये आपके पास एक बेसिकली हॉट्स की वर्कशीट आ गई है, इसको भी आप सॉल्व करें। ये वर्कशीट को देखने के लिए करना क्या पड़ेगा आपको जाना है भैया आरजे एकेडमी की ऐप के ऊपर, है ना। प्ले स्टोर के ऊपर जाओ, वहाँ पर जाकर आरजे एकेडमी की ऐप को डाउनलोड करो।
डाउनलोड करने के बाद NCERT चैंपियन क्लास 9th के कोर्स को ओपन करिएगा। कोर्स को ओपन करने के कोर्स को परचेज करने की ज़रूरत नहीं है, बिना परचेज करे ही आप इन वर्कशीट को एकदम फ्री में जो है वो आप लोग बेसिकली सॉल्व कर सकते हो। हालांकि अगर आप हमारे कोर्स से जुड़ते हो तो आप लोगों को बेसिकली क्या मिलेगा, आपको लेवल वाइज टेस्ट मिल जाएंगे, लेवल 1 लेवल 2 के टेस्ट आपको मिलेंगे, रैपिड रिवीजन भी आपको मिलेगी एंड साथ में आपको एक ग्रैंड टेस्ट भी मिलेगा, जिसके लिए आपको कोर्स को परचेज करना पड़ेगा। बट लेक्चर्स आपको यहाँ भी मिल रहे हैं, तो आप सिंपली जाकर प्रैक्टिस भी करेंगे तो भी आपका काम बहुत बढ़िया तरीके से बन जाएगा। बस आपको मेंटेन करनी है कंसिस्टेंसी, और उसके लिए आपको चैनल करना पड़ेगा सब्सक्राइब, ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन तुरंत मिलती रहे। मिलते हैं आप लोगों से अगले लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर, पढ़ते रहिएगा, मिलते हैं अगली क्लास में।